हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार झा और आपको स्वागत है आपका अपना चैनल इन्फो चौक में। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तो आज मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको ये पता चलेगा कि एनपीएस में क्या खूबियां हैं और क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या है? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा 2004 में जनवरी में लॉन्च किया गया था। ये किसके लिए हुआ था? ये हुआ था सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का, जो उनको जो पेंशन दी जाती है आफ्टर रिटायरमेंट, उसके लिए कि पेंशन की फंड की व्यवस्था कैसे हो, ये स्कीम लाया गया था। उसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा ये आम पब्लिकों के लिए, सभी पब्लिकों के लिए ये खोल दिया गया। एनपीएस कौन खुलवा सकता है? एनपीएस खुलवा सकते हैं 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक के जो इंडियन सिटीजन हैं, वो एनपीएस खुलवा सकते हैं। अब जानने वाली बात है कि ये एनपीएस जो अकाउंट है वो आप कहाँ खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आप किसी भी बैंक अकाउंट में आप खुलवा सकते हैं जहां आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो, आप केवाईसी अपडेट किया हुआ हो। उस बैंक अकाउंट में आप एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप सबमिट करके आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए हमें कहां संपर्क करना पड़ेगा। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए आपको दो तरीके से खुलवा सकते हैं। एक ऑनलाइन तरीका होता है, दूसरा ऑफलाइन तरीका होता है। ऑनलाइन तरीके में एनएसडीएल के वेबसाइट पे जाके आप वहां एनपीएस का एक साइट है, वहां जाके आप उसको लॉगिन करें। उसमें कुछ डिटेल्स होती है, वो भरना पड़ता है और उस डिटेल्स को सबमिट करने के बाद वो आपको एनपीएस अकाउंट खुल जाता है। एनपीएस अकाउंट कितने प्रकार की होती है? एनपीएस अकाउंट दो प्रकार की होती है, एक टीयर 1 अकाउंट, दूसरा टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जो होता है, इसका लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स तक होता है। यानी कि आप अगर उसमें मान चलिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 18 साल से लेकर 60 साल तक जमा कर सकता है कोई व्यक्ति, तो इसका जो लॉक इन पीरियड है 60 साल तक है। तो आप उसको पैसे बीच में नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशनल केसेज ऐसे हैं जिनके बाद आप वो पैसे निकाल सकते हैं। तो आप उसमें कितना जमा कर सकते हैं? आप उसमें 5,000 रुपये से लेके अनलिमिटेड रुपया, आप जितना जमा करना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि 500 रुपया से लेके अनलिमिटेड रुपया। अब इसमें आपको जो है कितना टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो मोटा मोटी तौर पर आपको एनपीएस में जो आपको छूट मिलती है वो 80C और 80D, इन दोनों को मिलाकर ये 2 लाख रुपए तक का आपका छूट मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक का तो 80C में ही मिल जाता है और 80CCD1 में भी आपको 50,000 रुपये की छूट मिलती है। एनपीएस का जो अकाउंट है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। अब ये जानते हैं कि एनपीएस अकाउंट्स के लिए आपको क्या क्या देने पड़ते हैं। आपको जो अब अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एक तो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ये और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो कुछ भी है ये लगानी पड़ती है। उसके बाद आपको एक पीओपी होता है, प्लेस ऑफ प्रेजेंस, जहाँ पे आपको वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है फॉर्म को। तो उस फॉर्म को अगर आप डिपॉजिट करवा देते हैं तो आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं वहाँ पे। अब एनपीएस अकाउंट को मैनेज कौन करता है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को कहाँ मैनेज किया जाता है।
तो वो मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने 8 POPs बना रखे हैं। एक SBI का है, एक LIC का है, एक HDFC का है, एक ICICI बैंक का है, एक कोटक महिंद्रा बैंक का है, एक रिलायंस कैपिटल का है। ऐसे करके 8 है टोटल, जहाँ पर आपके पैसे, ये फंड मैनेजर कहलाते हैं, ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 500 रुपया से लेकर आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको जमा कर सकते हैं और आपका जो है टैक्स में भी बेनिफिट 2 लाख रुपये तक मिलता है। आप इसके जरिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको बीच में पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, तो इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो कम से कम मिनिमम 10 इयर्स का होता है। आप इसमें 10 साल जमा करने के बाद ही आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। उसमें भी कंडीशनल ये है कि अगर आपका कोई हायर एजुकेशन के लिए है, या शादी के लिए है, या आपकी लड़का या लड़की की शादी के लिए है, या उनके पढ़ाई के लिए, या खुद के पढ़ाई के लिए है, तो आप इन कंडीशनों में उसका 40% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पे आपको टैक्स लगेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्लैब रेट होता है, इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट का, उस टैक्स स्लैब रेट के अंतर्गत आपको टैक्स लगेगा और वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप इस पैसे को जमा करते हैं तो आफ्टर 60 ईयर्स आप इस पैसे का 60% विदाउट टैक्स आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। बाकी आपका जो है 40% वो आपका पेंशन एन्युटी फंड में चला जाता है और वही आपका जो है हर महीने आपको पेंशन के रूप में जो आपका एक रेशियो बनेगा, वो हर महीने आप जब तक आप सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक आपको ये पैसे डे टू डे बाय बेसिस पे मिलते रहेंगे। आज मैंने आपको ये सवाल इसलिए उठाया है, ये अकाउंट के बारे में इसलिए बताया है कि आदमी, एक जो प्राइवेट सेक्टर में आदमी काम करता है और एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो आदमी काम करता है, उसके बीच जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को पेंशन मिलती है, अगर वो रिटायर्ड भी हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। लेकिन जो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई होता है, वो 60 ईयर्स के बाद अगर वो रिटायरमेंट होता है तो उसके पास पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने इसके लिए ये व्यवस्था किया है कि आप जब कोई रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं होगा, तो वो आपको मंथली इनकम मिलेगा ताकि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप उस पैसे से उसको आप जो है वो कर सके, आप अपने जीवन का निर्वहन कर सके, ताकि आपको जो है सो किसी से मांगना ना पड़े। और तो आज का जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है सो ये जो है सो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट वाला पेंशन प्लान है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन दरमियान अगर कोई पेंशन जो जमा कर रहा है, अगर इस दरमियान किसी जो पैसे जमा कर रहा है उसका जो है सो डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो जो जितना भी पैसा जमा किया हुआ रहता है, उसके नॉमिनी या लीगल हेयर जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, उसको बगैर किसी टैक्स पैसे काटे जितना भी अमाउंट जमा हुआ होगा वो पूरा अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और विदाउट टैक्स। तो ये इसकी एक जो है सो बहुत बड़ी खासियत है। हाँ, जो क्या कहते हैं आप ये समझ सकते हैं। दूसरा जो है सो इसमें 2 टाइप की अकाउंट होती है। एक अकाउंट होता है टियर 1 अकाउंट, एक होता है टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो 500 रुपये से लेकर अनलिमिटेड रुपये तक जमा कर सकते हैं। टियर 2 अकाउंट में भी है, लेकिन टियर 2 अकाउंट का ये एक खासियत है कि आप उसको 10 ईयर्स के बाद उसको आराम से पैसे निकाल सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं। लेकिन उस पर जो आपका TDS है वो आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपको पैसे कटेंगे। आई होप आज का जो वीडियो था NPS के बारे में वो आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर पाया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें और क्या
आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मुझसे पूछें तो एनपीएस में टियर 1 का जो अकाउंट है वो आम इंसान के लिए, आम पब्लिक के लिए ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो आपका जो पीएफ अकाउंट में जो जमा हो रहा है पैसा, वो अगर आप चाहें तो आप उस पैसे को बिना किसी टैक्स दिए हुए डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट में, जो कि टैक्स फ्री है। तो आप ये समझिए कि अभी जो है ये पीएफ का जो अकाउंट है वो 8.5% के आसपास का देता है, लेकिन एनपीएस में वही रिटर्न आपको 12% तक का मिलेगा। तो ये आपका काफ़ी फ़ायदा वाला है। आप मेरा तो यही सजेशन है कि आप इस पैसे को आप उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में बढ़िया सेविंग हो सकता है। तो थैंक यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और भी देते रहें, हमें उत्साहित करते रहें। हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, आपको अपनी योजना के बारे में पता चल सके कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ प्लान करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।